नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में पी के लिए हल होने वाले समीकरण। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाई के लिए हल होने वाले समीकरण। क्या टॉपिक रहेगा हमारे कि वाई के लिए हल होने वाले समीकरण। यानी पहले जो समीकरण हमने पढ़े थे वो p के लिए सॉल्व हो रहे थे। p में या तो वर्ग समीकरण बनता था या कोई क्यूब समीकरण बनता था। अब यहां पर जो समीकरण रहेगा वो y के लिए आपको सॉल्व करना है। तो हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल ले रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ले रहा हूं, 4th नंबर का क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर का एक्सरसाइज का y इज इक्वल टू 2px प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसे y के लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चनों को हम स्पीड से करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले लिखना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर सभी सवालों x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो y का जैसे आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dx। क्या आएगा? dy अपॉन dx इजिकल टू, यहां देखिए p जो है वो भी x का फलन काउंट होगा और जो x है वो x का फलन है ही। तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, है ना। पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो क्या आएगा? p। ठीक है, x का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो 1 होता है, प्लस फिर x और p का करोगे तो ये क्या आएगा? dp अपॉन dx आएगा। ठीक है, ये टर्म्स आ गए। तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक बार हम संख्या वापस मिला लें। ठीक है, संख्या बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने y का x के सापेक्ष कर दिया और इस पद का भी हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमारे पास क्या टर्म्स रह गया? ये वाला टर्म्स रह गया जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले f लिखा है तो f का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कोई फंक्शन मान लेते हैं तो f का करोगे तो f डैश, डिफरेंशिएशन को डैश से दर्शाते हैं, तो f डैश कोष्टक में x p स्क्वायर। तो इसका तो हो गया f का। अब किसका बाकी है? x p स्क्वायर का बाकी है। तो इसका अलग से यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड लेकर। तो x और p स्क्वायर में जब हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो क्या आएगा? पहला फंक्शन यानी कि x, दूसरे का अवकलन तो p स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 2p dp अपॉन dx आएगा, है ना। पहला फलन और दूसरे का अवकलन। फिर आएगा दूसरा फलन यानी कि p स्क्वायर और पहले का अवकलन यानी x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? a का। तो ये देखिए पहला फलन आ गया। एक बार फिर से चेक कर लें, दूसरे का अवकलन तो 2p dp अपॉन dx प्लस दूसरा फलन तो p स्क्वायर, पहले का अवकलन तो x। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? ये जो dy अपॉन dx रहेगा ये सभी सवालों में आपको मिलेगा dy अपॉन dx। y का जो आपने x के सापेक्ष अवकलन किया है ये आपको सभी सवालों में मिलेगा। तो आपको इस सवाल की जगह पर मतलब dy अपॉन dx की जगह पर क्या लिखना है, याद रखें इस चीज को। इसकी जगह पर आपको लिखना है p। क्या लिखेंगे आप? p, यानी dy अपॉन dx का जो मान है वो क्या है? p है। ठीक है, इजिकल टू आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बचता है? ये बनेगा 2p 2x dp अपॉन dx, ये पद बनेगा। ठीक है, प्लस f डैश x p स्क्वायर, ये f डैश x p स्क्वायर वाला टर्म्स वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके साथ में क्या चल रहा है हमारे पास चल रहा है 2xp dp अपॉन dx। ठीक है, प्लस का p स्क्वायर, ये टर्म चल रहा है। अब देखते हैं हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं p इक्वल टू
देखते हैं कुछ माइनस प्लस हो रहा है क्या। तो देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां देखिए 2p आएगा, है ना, 2x dp अपॉन dx आएगा। तो हमें 2p यहां से देखिए मैं कॉमन निकाल देता हूं, यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, p प्लस x dp अपॉन dx ये बचेगा, है ना। प्लस यहां क्या चल रहा है हमारा f डैश x p स्क्वायर, और यहां से अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास यहां से कॉमन आएगा केवल p, है ना। यहां से क्या कॉमन क्या आएगा p, तो ये मैं p लिख देता हूं, और अंदर क्या बचेगा, यहां मैंने p लिख दिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा p और यहां से बचेगा 2x dp अपॉन dx, ठीक है। ये वाला टर्म्स बच जाएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को सेट कर लें, p 2p 2x dp अपॉन dx f डैश p स्क्वायर 2x p dx, ठीक है। अब इसमें से कोई टर्म्स कॉमन आ रहा है या माइनस हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। इस टर्म्स को मैं एक बार वापस ऊपर से लिख देता हूं। देखिए क्या टर्म्स है हमारे पास, अब p इजिकल टू क्या है, p इजिकल टू, यहाँ देखिए एक चीज और कैंसिल हो रही थी, इसको हम पहले कैंसिल कर दें, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। 2p एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसका, 2x dp अपॉन dx प्लस f डैश x p स्क्वायर, ठीक है। ये p का वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मैं इसको अच्छे से सेट कर पाऊं, ये सेट नहीं हुआ, p स्क्वायर 2xp dp अपॉन dx। देखिए यहां पर जो p और 2p है ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2p को अगर हम इधर ले लें तो ये क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख पा रहे हैं कि हम 0 इजिकल टू, ये p इधर 2p में से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, p बचेगा, प्लस आगे क्या चल रहा है 2x dp अपॉन dx प्लस f डैश x p स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हमने क्या p कॉमन निकाल लिया था, तो ये क्या बचा p प्लस 2x dp अपॉन dx, ये पद बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस टर्म्स को देखिए आप, है ना, और इस टर्म्स को देखिए, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कॉमन आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि 0 इजिकल टू, ये कॉमन क्या आया p प्लस 2x dp अपॉन dx, ये चीज कॉमन आ गई क्या, p प्लस 2x dp अपॉन dx। तो फिर अंदर क्या बचा, अंदर बचा है देखिए, यहाँ तो क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, एक तो ये p बचा है, दूसरा f डैश x p स्क्वायर बचा है, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास बची। देखिए अब तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए समीकरण के 2 हल आ गए, एक तो ये हल आ गया और एक ये हल आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, दोनों हलों में से एक हल को तो हम सॉल्व करते हैं और एक को विचित्र मानकर हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ये फंक्शन तो फिर भी सॉल्व हो सकता है, ये f डैश x p स्क्वायर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिखा है यहाँ पर कि 1 प्लस p f डैश x p स्क्वायर, ठीक है, समीकरण का विचित्र हल, समीकरण का विचित्र हल। ये तो इसको हटा देते हैं, तो फिर बचा क्या, तब अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है p प्लस 2x dp अपॉन dx इजिकल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सवाल निकल कर आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं, समीकरण जो भी दिया है उसका x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। जहां पर भी आपको dy अपॉन dx मिले वहां पर आपको क्या पुट कर देना है, p पुट करने के बाद आपको समीकरण को सेपरेट करके उसको सॉल्व करना है, कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 2 पद आ जाएंगे, यानी 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे।
उसमें से एक सॉल्यूशन का चयन ऐसा करना है जो विचित्र हल को देता हो, यानी वो सॉल्व नहीं हो रहा होगा, कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, ऊट पटांग चीज, जैसे ये आई, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है ना, एफ डैश क्या फंक्शन है एफ डैश। तो हमने इसको तो विचित्र मानकर नगण्य कर दिया, तो फिर हमारे पास बचा क्या, ये वाला टर्म्स बचा है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो दो पदों में से एक पद हमें लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है जो। तो अब हमारे पास ये पद है, तो हम सॉल्व किसको करेंगे, इस पद को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब वापस यहाँ से शुरुआत करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, इस टर्म्स को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। चलो देख, इसको मैं एक बार उतार लूं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, p प्लस 2x dp अपॉन dx इजिकल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास समीकरण है और इस समीकरण को हमें अब क्या करना है, सॉल्व। अब यहाँ पर जो आपके पास समीकरण प्राप्त है, आपकी मर्जी है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मेथड तो कोई एक ही लगेगा। हो सकता है चरों का पृथक्करण लग जाए, हो सकता है ये रैखिक अवकल समीकरण बन जाए, तो ये चीज आपको चेक करनी है कि ये क्या बनता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं पहले चरों के पृथक्करण से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए p, ये 2x उधर जाके माइनस का बना देता हूं और साथ में रहेगा dp अपॉन dx, ठीक है। तो p वाली टर्म्स और x वाली टर्म्स को हम अलग करने की कोशिश करें थोड़ी। तो देखिए ये dx कहां जाएगा, ऊपर आएगा, ये dx यहां आया तो x उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इधर इजिकल टू माइनस का 2 है, dp है और उसके नीचे क्या जाएगा, p आ जाएगा, ये वाला p इसके नीचे चल रहा है। तो हमने देखा कि चरों का पृथक्करण इसमें बड़े आराम से हो चुका है। अब क्या करना है, अब देखिए इसको dx अपॉन x, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये आएगा dp अपॉन इजिकल टू, जैसे चरों का पृथक्करण करते थे वैसे चरों का ये पृथक्करण हो चुका है। अब कर देते हैं समाकलन करने, समाकलन करने पर तो dx अपॉन x का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा, जैसे और अवकल समीकरणों में हम करते रहे, प्लस 2 dp अपॉन p का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, log p आएगा, और 0 का समाकलन करेंगे तो कोई कांस्टेंट ले लें हम उसी टाइप का, log c आएगा, है ना। अब log की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगाई हमने, तो log ये p ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आगे और मिटा के इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक हमारा आ चुका है। लास्ट टर्म्स क्या आया हमारे पास, log x प्लस log p स्क्वायर log c। अब log में कोई भी चीज प्लस में होती है तो इनटू में हो जाती है, तो क्या बनेगा, log x p स्क्वायर log c, ठीक है। यहाँ देखिए log से log कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x p स्क्वायर इजिकल टू c, ठीक है। यहां से हम क्या करें, p की वैल्यू निकाल लें, यहां से अगर p की वैल्यू निकालें आप तो p की वैल्यू आएगी c अपॉन x अंडर रूट में, आएगी अंडर रूट c अपॉन x। तो ये समीकरण जो हम सॉल्व कर रहे थे उसके लिए ये p का मान आ चुका है। अब p का मान जब आ जाएगा तो आपको केवल इतना सा करना है कि आपके पास जो समीकरण था, जो सवाल था, उसको आपको वापस लिखना। तो सवाल था हमारे पास y इजिकल टू 2px प्लस fxp स्क्वायर। p क्या चीज थी, x का कोई फंक्शन था जिसकी वैल्यू आपने निकाल दी, तो इसकी वैल्यू जब निकाल दी तो यहां पर हम इसको पुट कर देंगे, 2 ये क्या आएगा, देखिए अंडर रूट c अपॉन x इंटू एक्स प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर यानी कि c अपॉन एक्स, है ना। पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी, क्या आएगी, c अपॉन एक्स। वाई इक्वल टू, यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये रूट एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो रूट एक्स आ जाएगा, यानी 2 रूट सी एक्स आ जाएगा,
प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो गया यानी FC आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर फाइनल आंसर प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आपको ये शायद इसके बाद ये चीज यहाँ दिख नहीं रही है फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू केवल आपको p की वैल्यू रखनी है f, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। आपको केवल यहाँ से p की वैल्यू उठाकर कहाँ रखनी है, सवाल में रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको p से हल होने वाले सवालों को आपको सॉल्व करना है। तो क्या किया था हमने सवाल में, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद dy अपॉन dx जहां पर भी आपको मिलेगा वहां पर आपको उसके स्थान पर p रखना है और फिर समीकरण को p के लिए सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो फैक्टर प्राप्त होंगे, दो पद प्राप्त होंगे। उनमें से एक पद विचित्र हल होगा जिसको आपको छोड़ देना है, एक दूसरा पद बचेगा जो dp अपॉन dx की फॉर्म में होगा, उसको आपको लेना है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो अभी तक अवकल समीकरण आप पढ़कर आए हैं। हो सकता है वो रैखिक अवकल समीकरण बन जाए, हो सकता है वो चरों के पृथक्करण से सॉल्व हो जाए। तो ये सवाल को जब हमने किया था ये पृथक्करण से सॉल्व हो गया। पृथक्करण से जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको p के मान की प्राप्ति होगी। जैसे ही आपको p का मान मिलेगा आप उसको समीकरण में रख दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये प्रश्नावली का चौथा सवाल था। अब हम कुछ एक आध सवाल और इंपॉर्टेंट लेते हैं। 6 नंबर का और मैं सवाल लेता हूं प्रश्नावली का, देखते हैं उसको। चलिए 6 नंबर का सवाल ले रहा हूं मैं। ये 6 नंबर का सवाल है। सवाल है हमारे पास y इक्वल टू x प्लस a tan इनवर्स, ये सवाल हमारे पास। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी तक बताया था आपको वैसे ही प्रोसेस अपनाना है। क्या करते थे हम, x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने, y का करोगे तो dy अपॉन dx, इसका करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा 1 प्लस a, tan इनवर्स p का करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। p की फॉर्म में तो p की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया है सवाल में, केवल x के सापेक्ष अभी अवकलन किया है। ठीक है, और आगे मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी dy अपॉन dx आए, जहां भी dy अपॉन dx मिले आपको उसकी जगह पे क्या पुट करना है, p पुट करना है। तो p इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 प्लस a और अपॉन में 1 प्लस p। ठीक है, ये पद आ गया। सॉरी, एक पद लिखना भूल गए अपन, p का x के सापेक्ष भी तो होगा यहाँ पर, तो क्या आएगा dp अपॉन dx होगा। क्या आएगा dp अपॉन dx वाला टर्म्स। और तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने पर ये पद आ गया। ठीक है, अब यहां से हम चरों का पृथक्करण करते हैं। तो x, ये हमारा जो समीकरण है वो x और p के लिए है। तो हम इसको अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करें और इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये कैसे सेट करें इसको, x के लिए हम इसका एक कोई समीकरण बनाए तो क्या समीकरण बन सकता है। सबसे पहले तो देखिए इस 1 को हम इधर पहुंचाते हैं तो ये क्या बनेगा p माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है ना, p माइनस 1, उधर क्या बचेगा हमारे पास a 1 प्लस p स्क्वायर और dp अपॉन dx, ये पद बचेगा, है ना। अब क्या करें हम, p में और x में सवाल है तो p और x वाले पदों को हम अलग अलग करते हैं। तो मैं dx को इधर पहुंचा दूं तो क्या बनेगा dx इज इक्वल, इधर क्या क्या आएगा a अपॉन p माइनस 1, इधर क्या आएगा 1 प्लस p स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, और क्या आएगा, और आएगा dp
ये वाला टर्म्स आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर x वाले टर्म्स को अलग कर लिया है और p वाले टर्म्स को हमने अलग कर दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि ऐसे टर्म्स आने के बाद हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, लेकिन इसका समाकलन बड़े आराम से हो जाएगा। dx का समाकलन तो x हो जाएगा बड़े आराम, लेकिन ये जो p वाला टर्म्स है इसका समाकलन इतने आसानी से नहीं होगा। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो इस टर्म्स को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं, इस टर्म्स को ले लेते हैं हम, है ना। टर्म्स है हमारे पास dx इजिकल a p माइनस 1 और 1 प्लस और साथ में क्या चल रहा है। अब ये जो सवाल है, देखिए इसका समाकलन मैं बता रहा हूं आराम से होगा। इसका समाकलन जो होगा वो आंशिक भिन्नों से सॉल्व होगा। तो इसको क्या करना है, समीकरण 1 देके छोड़ देते हैं और इसमें आंशिक भिन्न लगाते हैं। आंशिक भिन्न क्या होती है, ये 12th क्लास का मटेरियल है। मैं इस पद को ले रहा हूं, केवल इतने से पद, इसको सॉल्व करना होगा आपको, तभी तो डिफरेंशिएशन निकले, इंटीग्रेशन होगा उसका। इस पद को हम वापस लिख रहे हैं p माइनस 1। इसको थोड़ा सेट कर दें हम कि किस टाइप से इसको सेट किया है। तो देखिए इसको कैसे सेट, इसके आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ रहा है तो a के बट्टे में क्या आएगा, p माइनस 1। ये स्क्वायर वाला पद है तो ये bx प्लस c से सॉल्व होगा, bx प्लस c अपॉन में रहेगा 1 प्लस p। ये हम क्या कर रहे हैं, आंशिक भिन्न से इस पद को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इस पद का, है ना। आगे देखिए, तो ये a, इस पद को तो वैसे ही छोड़ेंगे, p माइनस 1 और 1 प्लस p स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, p माइनस 1 और 1 प्लस p स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या बनेगा, a में तो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस p स्क्वायर का, और bx प्लस c में मल्टीप्लाई होगा इसका p माइनस 1 का। ये पद ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला स्टेप पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, स्मॉल a इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर, इनका मल्टीप्लाई कर दें आप, या फिर यहां पर वैल्यू पुट कर दें। दोनों तरीके में से कोई सा भी अपना सकते हैं। तो मैं यहां वैल्यू पुट करके ही आज आसानी से मान निकाल देता हूं। इसको हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 2 देंगे, ठीक है। ये पद जो हमने ले लिया था इसको समीकरण नंबर 2, इसका सॉल्यूशन ये है। अब हम ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, यहां से a का, b का और c का मान निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं यहां पुट करता हूं, क्या पुट कर दूं, कैसे मान निकल सकता है। अच्छा यहां मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये यहां x नहीं आएगा, ये फंक्शन p में है तो यहां x नहीं आएगा, क्या आएगा, p आएगा। यहां p में होता है, यहां p लेंगे, क्या लेंगे, यहां पर p लेंगे। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करना है। अगर p इक्वल टू 1 पुट कर दूं मैं, p इक्वल टू क्या 1 पुट कर दूं, पुट p इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा, देखिए यहां 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, ये तो क्या बचेगा, a इक्वल टू a, और 1 रखोगे तो सॉरी p की जगह 1 रखोगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, a अपॉन 2। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, a अपॉन 2, ठीक है। एक वैल्यू और रख देते हैं, पुट p इक्वल टू 0 रख देते हैं, ये वैल्यू और रख दें हम p इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर इसको ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है। तो ये जो टर्म्स है इनको मैं मिटा रहा हूं। हमें क्या पता चल गया, a की वैल्यू मालूम चल गई, a की वैल्यू क्या है, a अपॉन 2। ये a की वैल्यू हमारे पास आई है, हमने इसको अलग से लिख दिया, क्या ये a इक्वल टू क्या है, a अपॉन 2, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं हम, पुट p इक्वल टू 0, क्या पुट कर रहे हैं, p इक्वल टू 0। तो यहाँ इस वाली लाइन में p की जगह पे 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखिए a इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर दिए तो क्या बचा, यहाँ पर a बचा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए p की जगह 0 पुट कर दिए तो पद 0 हो गया। यहाँ पर बचा c, ये c लिख दिया मैंने, यहाँ 0 पुट कर दिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब a की जगह पे a/2 रख दें, a की जगह पर ये वैल्यू लिख गई ना हमारी a/2, तो ये क्या बनेगा देखिए, a इक्वल टू a/2 माइनस का c, a/2 इधर आके माइनस का बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी c इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का a/2 आंसर आ जाएगा। इधर जाके कैंसिल होगा ना, तो a में से a/2 गया तो a/2 माइनस साइन आ गया, तो c की भी वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, मैं c के पास में लिख देता हूँ, c की वैल्यू आई माइनस का a/2, ये मैंने राउंड कर दिया। अब बची है v की वैल्यू, ओनली v की वैल्यू, तो देखिए v की वैल्यू यही निकाल देते हैं फिर वापस। ये 12th क्लास का मटेरियल है तो आपको 12th में सीखना था। अब v की वैल्यू है तो एक मान और रख देते हैं, क्या रख दें, p इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख देता हूं मैं, तो a इक्वल टू a, तो a तो a/2 था, ये 1 + 4 हो गया, p की जगह 2 रखना है ना, ये आएगा आपका 2b, c की जगह रखेंगे आप a/2, p की जगह रखेंगे आप 2 - 1, 2 रखेंगे ना तो 2 - 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए इसको ही सॉल्व कर दें, तो a इक्वल टू ये 5 हो गया तो 5a/2 हो गया, ये 1 बनेगा तो फिर आएगा 2b माइनस का a/2। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए a 5a/2 में से a/2 गया तो ये बचा 4a/2 प्लस 2b। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 2a, 2a में से a गया तो माइनस का a इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का a/2। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, a का, b का और c का तीनों का मान आ गया। इसको हम कहाँ जमा दें, यहाँ जमा देते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं इन मानों को यहाँ जमा रहा हूं, यहाँ ये वाले पद वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखिए अब हमारे पास समीकरण का क्या रूप प्राप्त होगा, और यहाँ जमा के कहाँ रख देंगे, फिर यहाँ जमा के हम इसको यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये डायरेक्ट ही क्या पद ले लेगा, इसकी जगह पे a/2 bx + c की फॉर्म में था ना, तो ये पद ले लिया, सभी के मान a/2 आए थे, बस माइनस प्लस का अंतर था। तो ये पद बनेगा एक तो p - 1 वाला जो a/2 था, a/p - 1 था, a की वैल्यू a/2 थी, कॉमन निकाल रखी है, प्लस माइनस p + 1 और 1 + p²। ये किसकी वैल्यू थी, bp + c की, b और c दोनों a/2 थे, ये कॉमन निकल रखे हैं। ठीक है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया और ये फंक्शन हमारे पास आ गया। अब आंसर कुछ अजीब सा आ रहा है, अभी हमारा आंसर निकला भी नहीं है, अभी हम देखते हैं कि क्या है। और हमारे साथ में क्या चल रहा है, ये dp चल रहा है, ये dp को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी समाकलन बाकी, तो हम लिख रहे हैं अब समाकलन करने, क्या समाकलन करने। तो देखो dx का जब समाकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, dx का समाकलन करने पर x प्राप्त। आगे a/2 कांस्टेंट है, इसका समाकलन कर दें तो 1/p - 1 का करोगे तो log p - 1 आएगा। ठीक है, log p - 1 है। अब यहां पर देखिए 2 पद हैं आपके पास। ठीक है, इसका समाकलन अभी करना बाकी है, इसका समाकलन। तो आप थोड़ा गौर से करें, इसको 2 पदों में तोड़ें, p के बटे में भी 1 + p² और 1 के बटे में भी 1 + p², तो दोनों का समाकलन होगा। तो कैसे होगा देखें जरा, जब 1 के अपॉन में 1 + p आएगा तो ये तो tan इनवर्स p का हो गया, और जब p के अपॉन में 1 + p आएगा, p² आएगा, तो इसको t मान के आपको सॉल्व करना होगा, यानी 2 इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, और दोनों इंटीग्रेशनों के जो मान है वो मैं आपको बता देता हूं। वो मान निकल के आएंगे आपके 1/2 log, देखिए वो वाला मान जो है वो आपका log में है ना, वो log में आएगा तो 1 + p² की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आप उसको p मानेंगे। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, tan इनवर्स p वाला पद आएगा। tan इनवर्स p वाला पद आएगा तो उसके साथ में जो मान था माइनस का a/2 वो आपको लिखना पड़ेगा, ये पद आएंगे, और साथ में क्या आएगा, c आपके पास एक कांस्टेंट प्राप्त। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे आया, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, और ये
आने के बाद आपको केवल इतना सा करना है कि अब इस मान को उठाकर कहां पर रखना है, आपको समीकरण में रखना है। तो एक बार हम देख लें, बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारे पास y इजिकल टू, अब सवाल ले रहे हैं हम, क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था हमारे पास y इजिकल टू x प्लस a tan इनवर्स, ये हमारे पास सवाल था। ठीक है, तो देखिए y इजिकल टू ये a tan इनवर्स भी तो वैसे ही छोड़ दें और x की जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू रख देनी है। तो ये क्या आएगी? a अपॉन टू log p माइनस 1/2, ठीक है, ये 1/2 है, ये 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर और 1/2 tan इनवर्स। ठीक, अब बात आई कि ये मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे कर दिया। इसका तो फाइनल हो गया, log p माइनस 1 है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये दो पद। इसको मैं बता देता हूं कि ये इंटीग्रेशन कैसे आएगा। बाकी इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका x का मान आ गया, इसको उठा के आपको कहां रखना है, सवाल में रख देना है, जो आपके पास फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखिए क्या पद था हमारे पास, p प्लस 1 और 1 प्लस p और साथ में चल रहा है dp। इस पद का क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके दो खंड कर दें, एक तो p के बटे में 1 प्लस p स्क्वायर कर दें, dp लिख दें, और एक 1 के अपॉन में 1 प्लस p स्क्वायर कर दें और dp लिख दें, ऐसे बोल रहा हूं। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, tan इनवर्स p, ये tan इनवर्स p डायरेक्ट हो जाएगा, दो पद मैंने जो लिखे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको करना पड़ेगा आपको ऐसे सॉल्व कि 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2p dp इज इक्वल टू dt। तो p dt की जगह पे क्या आएगा, dt बाई 2 t, यानी कि ये क्या आया 1/2 log t, क्या आया 1/2 log t। इधर क्या चल रहा है आपके पास, tan इनवर्स p, तो 1/2 log t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस p स्क्वायर। ऐसे आया था वो इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके साथ में 1/2 था, a/2 था, वो अपन लगा देंगे, बाकी इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस टाइप से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, बड़े आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी टाइप का एक सवाल है आपका 7वें नंबर का सवाल, आप और करें y के लिए हल होने के लिए। बाकी प्रश्नावली में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और सवाल नहीं है जिसे आप सॉल्व, एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है इसमें। बाकी एक दो जो अजमेर यूनिवर्सिटी में या ऐसी यूनिवर्सिटी में आए हैं उनको आप सॉल्व करके देख लें। ये जो 5 टाइप के आपके टॉपिक हैं इसमें, मैं एक बार बोर्ड पे आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए पहला टाइप आपका जो था, इसमें टाइप आपका एक तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला है P के लिए हल होने वाले, ठीक है। दूसरा है Y के लिए, हल होने वाले। तीसरा है X के लिए हल होने वाले। चौथा है क्लेरो समीकरण। चौथा कौन सा है, क्लेरो समीकरण। और 5वां जो टाइप है आपके पास है बर्नौली वाला, लैंग्राज है, सॉरी लैंग्राज समीकरण। कौन सा है, लैंग्राज समीकरण। तो ये 5 टाइप के जो सवाल हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं। P के लिए हल होने वाला हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। Y के लिए हल होने वाला इस वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 ही सवाल मैंने कराए, आपको 2-3 ही सवाल लगाने हैं, बाकी 1-2 उदाहरण में दिए हैं, आप उतने ही सवाल लगाएं इस टॉपिक। अब हमारे पास 3 टाइप और रह गए हैं।
जैसे y के लिए सॉल्व हुआ था ऐसे ही x के लिए सॉल्व होगा, तो इसका भी हम एक ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी नहीं है। बाकी हम दो वीडियो इस टॉपिक के बनाएंगे क्योंकि केलेरो समीकरण और लैग्रांज समीकरण दोनों ही इंपॉर्टेंट है। केलेरो से कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, लैग्रांज से भी आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके जो p, y और x के लिए हल होने वाले इनके एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप लोगों को इसके ज्यादा सवाल लगा के भी नहीं देखने हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, सिलेबस बड़ा है, तो इसके आप 2 या 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम लगाएं और वो भी उदाहरण के हों तो ज्यादा बेहतर है। प्रश्नावली से जो मैंने सवाल कराए आप केवल उन्हीं को लगाएं, ठीक है। बाकी हम केलेरो और लैग्रांज समीकरण के एक्सरसाइज के भी सवाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उदाहरण के भी करेंगे। उदाहरण के तो आपको सॉल्व करना ही, एक्सरसाइज की तरह ही उदाहरण वाले सॉल्व होने हैं। जो सॉल्व है प्रश्नावली के सवाल थोड़े ज्यादा कराता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सीखें उस चीज को, क्योंकि इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप y ध्यान रखें, p, y और x के लिए हल होने वाले जो समीकरण है उनको कम लगाएं, यानी 2 2 3 3 4 प्रैक्टिस के रूप में। बाकी केलेरो और लैग्रांज समीकरणों के अधिकतर सवाल आपको लगाने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। y के लिए हल होने वाले समीकरण हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम x के लिए हल होने वाले समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।